म्यांमार को लेकर अमेरिका ने एक अलग सा ही आंसर दिया है। आखिरकार जुंटा सरकार भारत के हॉस्पिटल में क्यों पहुंची और इन सब के बीच में अमेरिका ने ज्यादा सहायता देने से मना क्यों किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए भूकंप के बाद अमेरिका की सीमित सहायता की आलोचना को खारिज किया। इस भूकंप ने म्यांमार में भारी तबाही मचाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों प्रभावित हुए। लेख में बताया गया कि अमेरिका ने इस संकट में अपेक्षित मदद नहीं दी, जिसके कारण उसकी मानवीय सहायता एजेंसी के बंद होने को माना जा रहा है। भूकंप के खबर फैलते ही व्हाइट हाउस ने एक आपदा सहायता प्रतिक्रिया टीम यानी कि डार्ट भेजने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा यूएसएड में की गई कटौती के कारण ये संभव नहीं हो सका। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि लॉजिस्टिक अनुबंध रद्द कर दिए गए और ऐसे अभियानों को संभालने वाले अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया। नतीजतन अमेरिका ने केवल $2 मिलियन की मामूली सहायता की ही घोषणा की, जो भारत के 137 टन राहत सामग्री, चीन के $13 मिलियन के मदद की तुलना में बहुत कम थी। रूबियो ने ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय में कहा कि हम दुनिया की सरकार नहीं है, भारत और चीन जैसे धनी देशों को योगदान देना चाहिए। म्यांमार में ये भूकंप अब तक 3,354 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राहत कार्यों में देरी और सैन्य सरकार के साथ तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इस संदर्भ में अमेरिका की कमजोर प्रतिक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। इस स्थिति को समझने के लिए हम 2010 के हैती भूकंप का उदाहरण ले सकते हैं। 12 जनवरी 2010 को हैती में 7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 2,30,000 से अधिक लोग मारे गए और 3 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। उस समय अमेरिका ने त्वरित और व्यापक प्रतिक्रिया दी थी। भूकंप के कुछ घंटों के बाद यूएसएड ने डार्ट टीम को तैनात किया, जिसमें आपदा विशेषज्ञ, चिकित्सा दल और खोज बचाव टीम शामिल थी। अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस कार्ल विल्सन और अन्य संसाधनों को राहत कार्य के लिए भेजा गया। अमेरिका ने कुल $1.1 बिलियन की सहायता दी और 22,000 सैनिकों को राहत और पुनर्निर्माण के लिए तैनात किया। ये उदाहरण दिखलाता है कि पहले अमेरिका वैश्विक आपदाओं में अग्रणी भूमिका निभाता था। उस समय यूएसएड एक महत्वपूर्ण। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यूएसएड का पतन हो चुका है। साल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने यूएसएड के अधिकांश कर्मचारियों को हटा दिया। इसके बजट में भारी कटौती की। 28 मार्च को जब भूकंप आया, यूएसएड के पास न तो विशेषज्ञ थे और न ही संसाधन। अमेरिका ने केवल $2 मिलियन दिए, जबकि पहले वह अरबों डॉलर की सहायता देता था। ये राशि म्यांमार के जरूरतों के सामने नगण्य थी। म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ अमेरिका के खराब संबंधों ने सहायता पहुंचाने में भी बाधा डाली। सैन्य तख्तापलट के बाद लगे प्रतिबंधों ने सहयोग को मुश्किल बना दिया। रूबियो का बयान दिखलाता है कि अमेरिका अब वैश्विक मानवीय सहायता में अकेले नेतृत्व नहीं करना चाहता है। उसका मानना है कि भारत और चीन जैसे देशों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। म्यांमार भूकंप 2025 में अमेरिका की कमजोर प्रतिक्रिया उसके बदलते वैश्विक दृष्टिकोण को दिखलाता है। जहां 2010 में हैती भूकंप के दौरान अमेरिका ने ताकत और नेतृत्व दिखा था, वहीं 2025 में वह अपनी क्षमता और इच्छा शक्ति खो चुका है। कहा जा रहा है पीएम मोदी ने म्यांमार के सैन्य शासन के साथ सीनियर जनरल मिन आंग ह्वांग के साथ 4 साल बाद पहली बार मुलाकात की। ये बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। इस मुलाकात का समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि म्यांमार हाल ही में 28 मार्च को आए भूकंप से जूझ रहा है, जिसमें 3,354 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये मुलाकात मिन आंग ह्वांग के साथ मोदी की पहली बैठक थी, जब से उन्होंने फरवरी 2021 में तख्तापलट के जरिए म्यांमार की सत्ता हथियाई थी। इससे पहले उनकी आखिरी मुलाकात जुलाई 2019 में नई दिल्ली में हुई थी, जब ह्वांग म्यांमार सेना के प्रमुख थे। बैंकॉक में हुई इस बैठक में मोदी ने भूकंप से हुई तबाही पर शोक जताया, भारत की ओर से सहायता देने की पेशकश की। भारत ने पहले ही ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 137 टन राहत सामग्री और एक फील्ड अस्पताल मांडले में भेजा है। पीएम मोदी ने म्यांमार में लोकतंत्र की जल्द बहाली पर जोर दिया और समावेशी और विश्वसनीय चुनावों की वकालत की। उन्होंने गृह युद्ध को खत्म करने के लिए समावेशी संवाद की जरूरत बताई और भूकंप के बाद घोषित अस्थायी युद्ध विराम को अस्थायी करने की मांग की। म्यांमार की सैन्य सरकार ने दिसंबर 2025 में चुनाव कराने की योजना बनाई है, लेकिन इसे आलोचक एक दिखावा मानते हैं। इस बीच भारत ने म्यांमार थाईलैंड सीमा पर साइड
साइबर अपराध केंद्रों से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए जुंटा के समर्थन की सराहना भी की है। इस मुलाकात के महत्व को समझने के लिए हम 2008 में म्यांमार में आए साइक्लोन नरगिस के उदाहरण को दे सकते हैं। 2 मई 2008 को आए इस चक्रवात ने म्यांमार के इरावदी डेल्टा क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें लोग करीब 1,38,000 मारे गए थे, लाखों बेघर हो गए थे। उस समय भी म्यांमार सैन्य शासन के अधीन था और उसकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता को स्वीकार करने से आनाकानी की थी। भारत ने उस संकट में त्वरित प्रतिक्रिया दी। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सहायता शुरू किया। INS राणा, INS किर्च जैसे जहाजों के जरिए भोजन, पानी, दवाइयां, तंबू भेजे गए। भारत ने लगभग 200 टन राहत सामग्री प्रदान की थी, जो उस समय म्यांमार के लिए एक महत्वपूर्ण मदद थी। दूसरी ओर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने सहायता की पेशकश की थी, लेकिन सैन्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। कई शर्तें लगाई गई थी। म्यांमार भूकंप के बाद भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति के तहत सक्रियता दिखलाई है और जिसके तहत भारत ने यहाँ मदद करी है। अभी अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में 2023 में शुरू हुआ था ऑपरेशन 1027, जिसमें प्रमुख 3 जातियों ने एक साथ मिलकर कोशिश शुरू की थी। तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, अराकन आर्मी और मंडा। इसने जुंटा को शान और अन्य क्षेत्रों में पीछे धकेल दिया। मार्च 2025 में जुंटा प्रमुख ने दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में चुनाव करने की घोषणा की, लेकिन विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे एक दिखावा मानता है, क्योंकि NLD को अवैध घोषित कर दिया गया है। भूकंप का प्रभाव मांडले, सांगाइंग जैसे इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसने गृह युद्ध को प्रभावित किया है। म्यांमार के गृह युद्ध को समझने के लिए 1988 का 4x8 विद्रोह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है। 8 अगस्त 1988 को शुरू हुआ ये आंदोलन तत्कालीन सैन्य शासक जनरल ने विन के खिलाफ एक लोकतांत्रिक विद्रोह था। उस समय म्यांमार आर्थिक संकट और दशकों के सैन्य शासन से जूझ रहा था। छात्रों और आम नागरिकों ने सड़क पर प्रदर्शन पर शुरू कर दिया। इसमें लाखों लोग शामिल हुए। सैन्य सरकार ने इसे क्रूरता से कुचल दिया और 3000 से अधिक लोग मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए। इस विद्रोह के बाद आंग सान सू की NLD का उदय हुआ, जिसने 1990 में चुनाव जीता, लेकिन सेना ने परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। 1988 का यह आंदोलन आज के गृह युद्ध से मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों में सैन्य शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा और लोकतंत्र की मांग प्रमुख थी। अंतर यह है कि 2021 के बाद का संघर्ष अधिक सशस्त्र और संगठित हो गया है, जिसमें जातीय समूहों की बड़ी भूमिका है। चीन म्यांमार में सबसे प्रभावशाली बाहरी शक्ति है। वह अपने BRI परियोजनाओं के लिए स्थिरता चाहता है। शुरू में उसने जुंटा का समर्थन किया, लेकिन अब वह विद्रोही समूहों पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाल रहा है। म्यांमार में 135 से अधिक जातीय समूह हैं, जिनमें से कई स्वायत्तता चाहते हैं। यह एक विविधता गृह युद्ध को जटिल बनाती है, क्योंकि विद्रोही समूहों के टारगेट अलग अलग हैं। गृह युद्ध और भूकंप के कारण भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो गई है। संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने मदद न देकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।